हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमने करना है अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। आई होप आपने प्रोविजंस दोनों के कर लिए होंगे। अगर एक पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी पब्लिक से ले रही है, मेंबर्स से ले रही है ना, तो वो सारे प्रोविजंस आपने एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। उनकी लिमिट्स क्या है, गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी की लिमिट क्या है, वो सब आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत आप कह सकते हो मिक्स्ड है, इन द सेंस कि बाकी की दो क्लासेस से उसका ऑब्वियस कनेक्शन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं माना गया है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बहुत बेसिक एग्जांपल दे दिया था कि भाई जैसे डिबेंचर्स है ना, या कि जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसका कुछ और नाम दिया हुआ है, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी उसके लिए ऑलरेडी लॉ मेकर ने कोई और प्रोविजंस लाए हुए हैं। तो भाई जब जैसे डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स के लिए आपने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े हैं, तो हम डिबेंचर्स को कैसे डिपॉजिट मान लें? डिबेंचर्स को हम वही मानेंगे जो उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रोविजंस जो है हमें वही फॉलो करने पड़ेंगे। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप चेक करोगे यहाँ पे वर्ड में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टडी मैट को कॉपी किया और कुछ नहीं किया है। रीजन बीइंग, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली रखना है ना, तो आप इसका सिर्फ जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वही बस एक बार आपने समझते हुए चलना है। ठीक है जी, चेक करते हैं। अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स में पहली बात क्या आती है, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, आप स्टडी मैट निकाल लो अपना, ठीक है, आप उसमें चेक कर लो टॉपिक कहाँ पे कौन से स्टार्टिंग के पेजेस में दे रखा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या सिंपल सी एक बात बोली जाए, भाई गवर्नमेंट से अगर एक एक्स लिमिटेड को कोई अमाउंट मिला है, ठीक है जी, तो वो अमाउंट नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है लोन दिया है गवर्नमेंट ने, कोई कोई फंड है, कोई ग्रांट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। आप कहोगे तो हमें पहले से ही पता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट के लिए रखा है कि ये बातें आपको सारी पहले से पता है, बस जो लॉ मेकर ने एक बार गो थ्रू करने को कहा हम वो काम कर रहे हैं। any other source whose repayment is guaranteed by the government, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है, ठीक है, पर पैसा आपको कहीं से मिला, सपोजिंगली एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड को पैसा किसी पर्सन ने दिया है, ठीक है जी, मान लो एबीसी ने पर्सन है, एबीसी पर्सन ने एक्स लिमिटेड को पैसा दिया, पर वो गारंटी किसकी हो रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी हो रखी है। भाई जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, हमें पैसा मिला है, वो डिपॉजिट नहीं है। लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिला, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिला, कोई पैसा नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। आगे चलते, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर से आया हुआ पैसा कंपनी को मिला है, ठीक है, डॉलर्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी और करेंसी की फॉर्म में हो सकता है, इंटरनेशनल बैंक से हो सकता है, तो भाई उसे हम डिपॉजिट कैसे माने, क्योंकि हो सकता है वो गवर्नमेंट ने कोई आपकी कंपनी को कोई डोनेशन दी है, पॉसिबल हो सकता है। भाई आप बहुत अच्छा, मान लो कोई स्टार्टअप है, कुछ आईआईटी लोग हैं, मान लो आईएम के पर्सन से कुछ कर रहे हैं, बाहर की गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, उसे लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा, ये तो रिसर्च की कंपनी को कर रहे हैं और ये कोई अच्छा सा कुछ मतलब रिसर्च का काम करेंगे, इन्हें पैसा दिया जाए, ठीक है, या फिर फॉरेन का इंटरनेशनल बैंक है, वहां से कुछ लोन हुआ है, कुछ भी पैसा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चार्जिंग की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो कोई भी कहीं से भी पैसा मिला है, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से पैसा मिला है, ठीक है जी, तो ये सब पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं हम, थर्ड पॉइंट में चेक कर रही हूँ, लोन की फैसिलिटी है, ठीक है जी, और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक, कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मिला है, कहीं से भी पैसा मिला है, तो ऑब्वियसली बात है वो लोन है, लोन की अलग प्रोविजंस चलते हैं, उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं मान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट चलते हैं, लोन मिला है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है, वहां से भी आप नहीं मानोगे, उसे डिपॉजिट के फॉर्मेट में नहीं कह सकते। फिफ्थ पॉइंट में चेक कर रही हूँ, कमर्शियल पेपर है, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपने इशू किया है, उससे आपको पैसा मिला है। ये कमर्शियल पेपर क्या होता है, अगर आपको डिटेल देखना है तो आप एक बार सर्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, बस आप एक ऐसे बात समझ सकते हो कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है पब्लिक के लिए, ठीक है जी, पब्लिक पैसा डालती है ना, जैसे कि एक कंपनी को पैसा चाहिए,
जैसे कि लोन है, पैसा चाहिए तो डिबेंचर इशू करती है, बट वहां पे इस पॉइंट पे वो क्या इशू कर रही है, कमर्शियल पेपर इशू कर रही है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, किस फॉर्मेट में, क्या नाम है उस पैसे का, कमर्शियल पेपर है या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट लिखता है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ नाम होगा बट वो नहीं है डिपॉजिट्स। एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, यानी इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात कर रहा है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड द सिक्योरिटीज। भाई नेचुरल सी बात है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, आपने सिक्योरिटीज इशू की है, चाहे वो डिबेंचर है, शेयर्स है, ठीक है, कुछ भी आपने इशू किया, कोई भी सिक्योरिटी, तो वो जो सिक्योरिटी है उसको क्या माना जाएगा, भाई जो नाम आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है वही नाम माना जाएगा। जैसे इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए तो माना जाएगा कि आपको इक्विटी शेयर्स का पैसा है, डिपॉजिट्स का पैसा नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आपने से सीधा 5th लाइन पे आना है। कहते हैं अगर एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड एंड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज। आपको याद आ जाएगा चैप्टर 4 के अंदर आपने किया था, भाई 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। कहते हैं अगर नहीं हुई है अलॉटमेंट, ठीक है, ना ही पैसा रिफंड किया है 15 दिन के अंदर अंदर, आपको याद आ जाएगा कि ये भी करना जरूरी था। तो ऐसे केस में अमाउंट को क्या मानता हुआ चल रहा है, अमाउंट को मानता हुआ चल रहा है डिपॉजिट। क्यों मानता हुआ चल रहा है, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की चार्जिंग शुरू हो जाए, है ना। अब देखो पॉइंट बहुत बढ़िया है, भाई अगर आपके पास एक्सेस मनी आ जाती है तो या तो आप प्रो राटा अलॉटमेंट करते हो, बट उसके बावजूद भी अगर आपको पैसा नहीं एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, आपने रिफंड करना है, तो या तो आपने अलॉटमेंट 60 डेज में कर दी है, नहीं तो आप रिफंड कर दो पैसा 15 दिन के अंदर अंदर, वो भी नहीं कर रहे हो तो कह रहे हैं आपका पैसा माना जा सकता है क्या, डिपॉजिट। ठीक है ना, सिर्फ उस सर्कमस्टांसेस में। क्यों, क्योंकि ऐसे तो फिर कंपनी पड़ा हुआ रहेगी, हमें इंटरेस्ट तो डलवाना ही है उसके ऊपर, ताकि इंटरेस्ट किसको मिल सके, भाई ताकि वो इंटरेस्ट पब्लिक को मिल सके जिसका भी पैसा वहां पे लगा था। अब क्योंकि गलती किसकी है, कंपनी गलती है, उसने टाइमली वापस पैसा रिफंड नहीं किया, तो ऐसे करने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप टाइमली पेमेंट वापस नहीं करते हो। आगे चेक करना है आपने, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं पहुंच रही हूँ। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पर्सन, जो कि कंपनी का कौन था, जो कि रिसीव के टाइम पे था डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही है, डायरेक्टर का रिलेटिव भी कवर हो रहा है। ठीक है जी, चेक करते हैं आगे की बात। However, the director of the company या relative of the director of the private company from whom money is received is required to furnish to the company, जब वो पैसा दे रहा है, declaration in writing that it is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans from others, and the company shall disclose the details so accepted in the board's report। ठीक है जी, बात को समझते हैं। पैसा कौन दे रहा है, सिंपल अगर बात करें तो डायरेक्टर दे रहा है। कौन सी कंपनी है, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, पर अगर प्राइवेट है तो भाई अगर रिलेटिव भी दे रहा है डायरेक्टर का, उससे लिया हुआ पैसा भी नहीं माना जाएगा डिपॉजिट, है ना। नेचुरल सी बात है, उसका नाम आप कुछ और दे दो बट उसको भी आप डिपॉजिट का नाम नहीं दे रहे हो, क्योंकि डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इनसे पैसा रख लोगे और आपको इन्हें इंटरेस्ट देंगे, फिर तो डायरेक्टर सारे यही काम करने लग जाएंगे, सारे डायरेक्टर्स ही पैसा देने लग जाएंगे कंपनी को और रख देंगे वहां पे डिपॉजिट, कहेंगे हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करो, तो वो चीज एक गलत चीज मानी जाएगी, एक लूपहोल बन जाएगा। ठीक है जी, बस एक बात कहते ध्यान रख लेना, अब जो जिससे जिससे भी पैसा आ रहा है वो तो नहीं है डिपॉजिट, पर उससे एक डिक्लेरेशन ले लेंगे। क्या डिक्लेरेशन ले लेंगे कि भाई ये जो भी पैसा जहां से भी आ रहा है वो आउट ऑफ फंड्स नहीं है, उसने वो पैसा, जैसे मान लो कि पर्सन राम ने पैसा दिया है, तो वो राम ने जो पैसा दिया है वो उसने बोरो करके नहीं दिया है। पैसा कहाँ से, कहते हैं बोरो और एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर्स। ये बात बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाएगी। मेनली लर्न करने के लिए बात आपके यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ प्राइवेट कंपनी का जो भी डायरेक्टर है उससे अगर पैसा मिला है तो वो आपने डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है जी, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। पैसा रेस हुआ है कहाँ से, बॉन्ड से, डिबेंचर से। ठीक है जी, चार्ज क्रिएट हुआ था, डिबेंचर से पैसा मिला है तो वो नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। ठीक है जी, याद आ जाएगी यहाँ तक की बात।
आगे चलते हैं, ए पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, यानी कि फिक्स्ड डिबेंचर्स हैं एक तरीके से, वो नहीं कन्वर्ट होंगे, ठीक है जी। नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, यानी कि चार्ज भी उनके ऊपर क्रिएट नहीं किया गया है। क्या बात बनती है भाई, वो एक तरीके से आप कह सकते हो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है, कन्वर्ट आप उन्हें कर नहीं सकते हो, ये भी नहीं माने जाएंगे डिपॉजिट्स। 10 पॉइंट पे मैं पहुंच रही हूँ, देखना है आपने मेरे कर्सर के अकॉर्डिंगली। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, नॉट इन द नेचर ऑफ नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। बात को समझते हैं फटाफट से। जब भी कंपनी एम्प्लॉयज को एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है, ठीक है ना, अपॉइंट करती है, तो कई बार है ना, कई बार वो क्या कर सकती है, उससे अगर थोड़ा सा डाउट है या पोजीशन ऐसी है जैसे ट्रेजरर बन रहा है, कोई कैशियर बन रहा है, तो ऐसे केस में कई बार कंपनी को लगता है भाई कल को ये पर्सन कैश में घपला करके रातों रात भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे। मान लो उसने फर्स्ट को सैलरी ली, 3-4 दिन आया, 3-4 दिन के बाद उसने तो कैश को घपला घपला करके भाग गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना आए, तो हम ऐसा करते हैं, एम्प्लॉय से पैसा सैलरी की फॉर्म कह सकते हो आप कह सकते हो कि कुछ डिपॉजिट रख लेते हैं ना, कुछ मान लो कि सैलरी जितनी भी है हमने क्या किया, 6 मंथ्स की सैलरी उसकी अपने पास रखी। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी घपला करेगा तो एटलीस्ट हमारे पास 6 मंथ की सैलरी तो है ना, 8 मंथ्स की सैलरी है ही है। उससे कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन भी सोचेगा, जाते हुए भागते हुए सोचेगा कि हाँ भाई मेरे को नेट क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा इफेक्ट, मुझे कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि मेरा पहले ही पैसा यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने रखा हुआ है। जैसा कि आप कह सकते हो रेंट पे कोई पर्सन आता है, तो आप उससे क्या करते हो, पहले सिक्योरिटी लेते हो, 2 मंथ का रेंट ले लेते हो। क्यों? क्योंकि मान लो रातों रात ही वो क्या किया, आपके घर की तोड़ फोड़ करके निकल गया, है ना, तो आप तो रिपेयर ही कराते रहोगे। तो ऐसे केस के लिए पहले ही हमारे पास इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, जितना हमें लग रहा है कि वो कुछ गलत भी करेगा तो हम उससे रिकवरी हमारी हो जाएगी। बात को समझना, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, मतलब पूरे साल 12 महीने की सैलरी तक तो आपने डिपॉजिट नहीं मानना भाई। लॉ मेकर कह रहा है तुम 15 महीने की सैलरी रख रहे हो, तो फिर तो तुम उसे इंटरेस्ट दो बेचारे को, है ना, इतना ज्यादा तुम नॉट उसे रख रहे हो, फिर हम वो डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। पर अगर 12 महीने तक है, मैक्सिमम 12 मंथ तक की सैलरी है, अमाउंट देखा, चेक किया, टोटल किया, तो पता चला हाँ भाई 12 मंथ तक की सैलरी नहीं बनती है, तो ऐसे केस में वो पर्सन को हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये डिपॉजिट नहीं है, बट जहां 12 मंथ्स एक्सीड हुआ वो डिपॉजिट माना जाएगा। आगे चलते हैं, एनी 11 पॉइंट है, एनी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट रिसीव्ड हेल्ड इन द ट्रस्ट। ट्रस्ट की फॉर्म में कंपनी ने होल्ड किया हुआ है कुछ पैसा, ठीक है ना, तो वो भी ऑब्वियस ही बात है, ट्रस्ट का आपको याद आ जाएगा, ट्रस्ट की फॉर्म में होल्ड किया किसी और का पैसा है, तो भाई वो क्या माना जाएगा, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, एडवांस मिला है, मिलती रहती है चीजें, नॉर्मल सी बात है, जो कि कह रहे हैं एडजस्ट हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज, एक साल के अंदर अंदर उतना रॉ मटेरियल आप पहुंचा दोगे, इतना एडवांस आपने लिया हुआ है, ये नहीं कि 5 साल का लेके बैठे हो तो फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा, बट 12 मंथ के अंदर अंदर अगर वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, बी पॉइंट चेक करना है, एडवांस मिला है, ठीक है, कैसे, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन में एडवांस आपको मिला है, तो वो भी ऑब्वियस बात है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सी पॉइंट चेक करिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने थे, उसके लिए आपको एडवांस मिला, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, सप्लाई करनी है, नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट चेक करें, एडवांस मिला है आपको, कोई फ्यूचर में सर्विसेज आपने देनी है, तो ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। एफ पॉइंट चेक कर रहे हैं, कोई एडवांस मिला है जो कि अलाउड है सेक्टोरल रेगुलेटर के हिसाब से, जैसे हो सकता है टेलीकॉम है एक सेक्टर, मान लीजिए टेलीकॉम ने अलाउ किया गया है, गवर्नमेंट कह रहे हैं हाँ आप इतना एडवांस रखो, है ना, मान लो कि टेलीकॉम कंपनी से आपने इतना एडवांस ले सकते हो, तो ऐसे केस में क्या है, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जी पॉइंट चेक कर रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन मिला है, वेदर इन प्रिंट और एडजस्टेड टुवर्ड सच पब्लिकेशन, नहीं माना जाएगा। पब्लिकेशंस वगैरह में क्या कह रहे हैं, कुछ भी आपको
पैसा मिला है जो आपने पब्लिक, आप कह सकते हो कुछ भी प्रिंटिंग में डालना है, कुछ पब्लिक करना है ना, चाहे वो प्रिंट मीडिया के अंदर डालना है आपने। जैसे सिंपल सी बात है, आपने न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आपने मान लो कि घर को रेंट पे देना है ना, टू लेट की आप सर्विसेज चेक करते हो, आती है न्यूज़पेपर में, तो वो न्यूज़पेपर में आपने एक ऐड बना के उसको दे दी न्यूज़पेपर वाले को, तो अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं छपवा दूंगा, तो आप कहोगे ठीक है मैं उसके बाद आके आपको पैसे देता हूँ, भाई वो तो पहले पैसे लेगा ना आपसे, तो एक एडवांस की फॉर्म में आपसे लिया जा रहा है। तो वही चीज हो रही है, अगर कंपनी ऐसे एडवांस ले रही है, चाहे प्रिंट मीडिया के लिए, चाहे टीवी पे ऐड देने के लिए लिया, जैसे साया चैनल, सिटी चैनल वगैरह ऐड वगैरह देते होंगे, तो ये कुछ एडवांस पैसा रखते होंगे, है ना। तो कुछ पैसा हो सकता है कि बाद में डालते होंगे, या जो भी इनकी पॉलिसीज है, तो वो पैसा नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। आगे चलते हैं हम, मैं पहुंच रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, ये आपका पॉइंट है, थोड़ा विजिबल हो जाएगा, आप लोग स्टडी मैट ही रेफर करना, इसके लिए आपको इस स्लाइड रेफर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है, किसी भी तरीके से कुछ बैंक से, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किया गया है। देखो जो भी चीज हो रही है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लिखा आता है भाई प्रमोटर ऑफ द कंपनी कुछ पैसा लेके आ रहे हैं, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस। क्या कंडीशन है चेक करते हैं, लोन इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रमोटर टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। ठीक है जी, बात को समझ लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप यहाँ पे एक सेकंड के लिए बैंक मान लो, है ना, बैंक और लिखा हुआ है साथ में, क्या बोला बैंक ने या इंस्टीट्यूशन ने, कहते हैं प्रमोटर ए बी सी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना पैसा कंपनी के अंदर लेके आना है। क्यों लेके आना है भाई, तुम्हारा पैसा भी इन्वेस्टेड रहेगा ना, तो हमें थोड़ा सा रिस्क कम लग रहा है। मान लो तुम्हारे 50 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हुए, एक सेकंड के लिए एग्जांपल है जस्ट, तो कम बैंक कह रहा है कि मैं भी यहाँ पे 50 करोड़ लगाने में मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कल को तुम गलत डिसीजन लोगे तो मेरे साथ तुम्हारा भी पैसा डूबेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर तुम जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत सोच समझ के लोगे। ठीक है जी, तो कह रहे हैं लोन इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन, मतलब क्या होता है, कंडीशन लगाई है इंस्टीट्यूशन ने, क्या प्रमोटर को बोला है टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस, की तुम्हें ये पैसा फाइनेंस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। लोन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर देमसेल्फ, वो पैसा कौन लेके आया, वो खुद से प्रमोटर्स लेके आए या उनके रिलेटिव्स लेकर आए हैं, मतलब उनका, आप क्या देखा ना, उनका पैसा लगा हुआ है, यानी कि वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। Such exemption shall be available only till the loan is repaid and not thereafter. कहता है कि भाई ये जो भी पैसा आप कह सकते हो कि डिपॉजिट नहीं माना जा रहा है ना, कब तक नहीं माना जा रहा है, जब तक वो इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है जब तक तो मेरा पैसा भी पड़ा हुआ है ना, तब तक तो एक नॉर्मल लोन की तरह ही ग्रेड किया जाएगा। जब इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे हो गया, उसके बाद ये क्या माना जाएगा, उसके बाद ये डिपॉजिट माना जा सकता है, अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो। चेक करते हैं आगे, एनी अमाउंट रिसीव बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी को जो अलाउड है डिपॉजिट्स के लिए, है ना, तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ये अगर हम देखें 406 ऑफ द एक्ट निधि कंपनी को क्या कह रही है, निधि कंपनी को कह रही है कि भाई तुम किस किस तरीके से पैसा ले सकते हो, है ना, तो वो पैसा ले सकते हो यानी कि मतलब अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो। क्या उन्हें डिपॉजिट्स का नाम दे सकती है निधि कंपनी, देने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे बोला कि तुम्हें यहाँ पे निधि कंपनी तुम अपने हिसाब से चलो, तुम्हें जो रेगुलेशंस बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलो, बट यहाँ पे तुम कवर्ड नहीं हो, है ना, अगर तुम वो फॉलो कर रही हो कंडीशंस वहां की, तो तुम यहाँ पे कवर्ड नहीं हो डिपॉजिट से। नेक्स्ट चेक करते हैं, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चिट अंडर द चिट फंड। चिट फंड के बारे में हमने बात की हुई है, उसके तरह से पैसा मिला है तो वो नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। अगर पैसा मिला है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तरीके से, तो वो भी नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है, कई बार क्या होता है, कंपनीज कुछ पैसा रेज करती है, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ जो इजी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक कंपनी है, उसको कोई जैसे आपने सुना होगा पॉपुलर के पेड़ होते हैं, ठीक है, या कहीं कोई भी ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें 20-20-25 साल लग जाते हैं ग्रो करने में, बट उसको जो ग्रोथ होती है उसके बाद जैसे मान लो जो भी लकड़ी निकलेगी उस पेड़ में से वो बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकेगी, तो लोग क्या करते हैं भाई, लोग पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ऐसी कंपनीज में। ऐसी कंपनीज पैसा इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके वो पेड़ उगाती है और बोलती है 20 साल बाद हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, ठीक है ना। तो वो ऐसी स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो पैसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ही माना जाएगा।
प्रॉपर सेबी की रेगुलेशन है इसके ऊपर। आप फाइनल में देखोगे और सीएस वाले बच्चे इंटर लेवल पे देखेंगे कि हाँ इनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन है कि किस किस तरीके से कौन पैसा ले सकता है, कितना पैसा ले सकते हो, कैसे कैसे वापस करना है, सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई है। जब प्रॉपर रेगुलेशन थी है सेबी की, तो क्यों यहाँ पे डिपॉजिट्स मानोगे? यहाँ डिपॉजिट्स आपने नहीं मानना है। आगे चलते हैं। एनी अमाउंट an amount of 25 lakh rupees or more received by startup company by way of a convertible note। ठीक है जी, एक स्टार्टअप कंपनी, नई कंपनी बनी है, कोई टेक्नोलॉजी उनके माइंड में आइडिया है, उनके माइंड में कोई ट्रेडमार्क ले रखा है उन्होंने, ठीक है, जिन्हें अभी टाइम 5 साल का टाइम पीरियड नहीं बीता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमाउंट रिसीव किया, कितना, मिनिमम 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव किया है एक पर्सन से, तो वो भी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? वो भी नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। ठीक है जी, समझने के लिए एग्जांपल ले लो। एक कंपनी है, 3 आईआईटी के पर्सन पास आउट हुए, उन्होंने कहा हमने नहीं जॉब करनी, हमने एक कंपनी बनानी है। हम एक काम करते हैं, आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कोरोना के बारे में, हम क्या करेंगे, कुछ इसके नए मास्क बनाएंगे। ठीक है, नए मास्क बनाएंगे, कोई भी रिसर्च करेंगे कोरोना के लिए। तो ऐसा करते हैं हम ना, कुछ प्लान बनाते हैं। उन्होंने कुछ आइडिया बनाया, प्लान बनाया, प्रॉपर मॉडल बनाया। मॉडल को, प्लान को उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोजिंगली अनिल अंबानी को दिखाया। ठीक है जी, अनिल अंबानी ने देखा, अरे भाई इनका प्लान तो बहुत बढ़िया, ये तो तीनों बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है, क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट लग रहे हैं हमें। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि मैं तुम्हें ना 30 लाख रुपीज देता हूँ, ठीक है, तुम कंपनी स्टार्ट करो, प्रॉपर करो, मैं तुम्हें 30 लाख रुपीज देता हूँ। बाद में क्या हो जाता है, बाद में ये पैसा 30 लाख रुपीज वापस नहीं लूंगा, कुछ टाइम के बाद ये पैसा ना मेरे शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जैसे जैसे मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ग्रोथ करोगे, ठीक है, तुम्हारे शेयर के प्राइस धीरे 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 बढ़ते रहेंगे, तो ये कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद मेरे को ये ना लोन नहीं, मेरे को ये शेयर्स में कन्वर्ट करके दे देना, मतलब शेयर दे देना उसके कंपनी के। ठीक है जी, तो ये जो 30 लाख रुपीज अंबानी ने दिए हैं उनकी आईआईटी की कंपनी को, क्या वो डिपॉजिट माना जाएगा? वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं जी। एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स है, रियल एस्टेट, ये सारी की सारी चीजें आपके पास फाइनल लेवल पे आएंगी और इंटर लेवल पे आएंगे सीएस के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इनके कंप्लीट अलग से सेबी के रेगुलेशंस है, कुछ कुछ आपको एक एक जैसी लगती है, सिमिलर सी लगने लग जाती है, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट काफी हद तक क्या है भाई, कंसेप्ट एक ही है कि पब्लिक पैसा दे रही है, ठीक है, वो पैसा कंपनी लेकर किसी इन्वेस्टमेंट में डाल रही है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में भी ये होता है, म्यूचुअल फंड की अपनी रेगुलेशन है, वो शेयर्स में डालती है, डेट में डालती है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वेंचर्स में पैसा डालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि पॉपुलर के पेड़ है ना, तो वो अलग अलग एग्जांपल के हिसाब से, अलग अलग फंड के हिसाब से, वो जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से वो पैसा डाल। सेबी ने एक एक, आप एक एक वर्ड उठा के इसको डालना गूगल पे, आपको प्रॉपर इसकी रेगुलेशंस मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन चेक करते हैं। सिंपल से पे मैं आ रही हूँ, कोई भी कहीं पे भी कॉन्ट्रवेंशन हो रही है कंपनी के लिए, क्या है, कंपनी सेलिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, वो तो वापस करने है, इंटरेस्ट भी वापस करना है। पनिशेबल फाइनेंशियल नॉट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लेस, बट मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज तक की रहेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी पर्सन है उसके लिए क्या रहेगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, आपने देखा ऑफिसर्स को, विच में एक्सटेंड टू 7 years, फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 25 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपीज तक का हो सकता है। देख लो, आप कंपनी को 5 टाइम्स है, 10 करोड़ है, यहाँ पे 2 करोड़ है। अगर पता चलता है उन्होंने जानबूझ के गलत तरीके से किया था, यानी कि उनकी इंटेंशन गिल्टी माइंड था, गलत तरीके से किया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ग्रॉस चीज हो चुकी है, नोइंगली विलफुली किया, इंटेंशन उनकी गलत थी, डिसीव करने की इंटेंशन थी, तो 447 लग जाएगा उन पर्सन के ऊपर। ठीक है जी, तीनों क्लासेस आपने एक बार गो थ्रू कर लेनी है, चेक कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, अभी तक का आपने एक बार रिवाइज कर